हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है नरेश भाई आर के जेड में। आप लोगों का भी स्वागत है और नरेश भाई का भी स्वागत है, जो हम स्ट्रगलिंग अड्डा के मंडी हाउस बना रहे हैं। आज हमारे साथ है नरेश भाई, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो कैसे थिएटर के अंदर आए और थिएटर में क्या क्या किया, क्या है थिएटर और मीडिया दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे उनसे। नरेश भाई, कैसे थिएटर में आए आप, कैसे पता लगा आपको थिएटर के बारे में? अब पता तो मैं जब स्कूल में था तो मैं पेंटिंग वगैरह किया करता था, तो आर्टिस्ट मैं शुरू से था। तो स्कूल टाइम से ही मैं बाल भवन जाता था। तो बाल भवन में हमारी क्लास हो जाती थी 1 बजे ख़त्म, तो 2 बजे से हमारे बगल वाले रूम में थिएटर होता था। तो अब हम फ्री, शाम तक फ्री हैं हम लोग, तो वहाँ से बड़ा शोरगुल आता था, हंसी मजाक की आवाज़ें आती थी। तो हम सोचते थे क्या होता है वहाँ पर। तो हमने अपने आर्ट टीचर से पूछा कि सर ये बगल वाले रूम में 2 बजे से क्या होता है। उन्होंने कहा कि ये थिएटर वाले लोग हैं, नाटक वाटक करते हैं। मैंने कहा थिएटर नाटक, हाँ वो एक्टिंग जो करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आया करता था, तो मैंने उसको बोला कि हम तो फ्री हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो बड़े शोर वोर करते हैं, कुछ मस्ती वस्ती करते हैं। तो हमने अपने सर को बोला, आर्ट वाले सर को, कि सर हमारा को एक बार इंट्रोड्यूस करा दीजिए उनसे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने हमें भेजा, उन सर से बात की। उनका नाम है राजीव लोचन शर्मा। उन्होंने हमें बैठा लिया सर्कल में, जैसे थिएटर होता है, सब बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो हमारा इंट्रो शुरू हो गया। तो वहाँ से एंट्री हुई थिएटर में। फिर वहाँ पे 2 प्रोडक्शन किए। तो उसमें खैर मैं स्टेज पे तो उतरा नहीं, बैक स्टेज ही था। तो लेकिन लगा कि ये कोई एक फील्ड है जो मज़ेदार है, इसमें इसको सीखना चाहिए, काम करना चाहिए। तो शुरुआत वहीं से हुई मेरी बाल भवन से। जैसे कि आपने जब प्रोफेशनल कोर्स किया है श्री राम सेंटर से, उसका क्या प्रोसेसर रहा और फिर आपने उसके बाद कैसे कैसे अपने आप को कहाँ ले गए, कैसे काम किया, क्या किया? जैसे मैं जानता हूँ आपने LTG भी रिपेट्री की पहले, फिर आपने फिर SRC रिपेट्री, फिर NSD रिपेट्री कर रहे हैं भी आप रिसेंटली। मैंने जैसा बताया कि बाल भवन जब हमारा वो प्रोडक्शन हो गया, तो उसके बाद मैं कई बार सर से पूछता रहता था कि सर अब थिएटर में एक्टिंग में आगे करने के लिए मार दें। कोई नहीं, उसी से जवाब से लें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बाल भवन से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई थी। तो वो प्रोडक्शन होने के बाद मैंने सर से पूछा, राजीव सर से, कि सर मुझे थिएटर में आगे काम करना है, मुझे सीखना है, कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि या तो तू कोई ग्रुप ज्वाइन कर ले, या फिर तू काम कर, कोई कोर्स कर ले। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ कोर्स करूँ। उन्होंने कहा मैं श्रीराम सेंटर किया है, तो तू भी श्रीराम सेंटर ज्वाइन कर ले, पार्ट टाइम कोर्स है। अगर सुबह तुझे कुछ काम करना है तो तू भी कर सकता है, जैसे कि जब मैं जॉब किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं श्रीराम सेंटर आया। श्रीराम सेंटर में मैंने ट्रेनिंग ली। 2 साल का कोर्स था मेरा, पार्ट टाइम था, शाम को 5 से 7:30 बजे क्लास थी। तो 2 साल वही चलता रहा। फिर श्रीराम सेंटर से पास आउट हो गया। तो मैंने कहा अब सीख तो लिया है, अब जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई कहाँ करूँ। तो सीनियर से बात होती रहती थी, जतिन भाई हैं, साहिल भाई, श्रीकांत सर, जसदीप सर, इनसे बात होती रहती थी मेरी। तो कह रहे कि थोड़ा सा रेगुलर काम कर, तो तेरे को समझ में आएगा कि काम कैसे करना। तब मुझे समझ में आया कि पता लगा कि रेपेट्री नाम की कोई चीज़ होती है। तो रेपेट्री ग्रुप दिल्ली में 3 थे, प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। तो जो प्रोफेशनली हैं, पहला नंबर आता है NSD रेपेट्री का, फिर श्रीराम सेंटर रेपेट्री और फिर LTG रेपेट्री। तो मैंने LTG रेपेट्री ज्वाइन किया था 2012 के बाद, पास आउट होने के बाद। तो वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। फिर मुझे लगा कि श्रीराम रेपेट्री भी करना चाहिए, उससे एक लेवल आगे की बात है, क्योंकि वहाँ पे एक बेसिक थिएटर हो रहा है, एक ही डायरेक्टर हैं हमारे। श्रीराम सेंटर में अलग अलग डायरेक्टर्स आते हैं, मैंने सुना। तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझे बुला लिया गया श्रीराम सेंटर रेपेट्री। वहाँ पे काम किया तो वहाँ पता चला कि भाई अच्छा, अलग अलग डायरेक्टर आते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा। फिर 1.5 साल मैंने श्रीराम सेंटर रेपेट्री भी किया। इसी बीच में NSD रेपेट्री के लिए तो ऑडिशन दे ही रहा था, क्योंकि सब सोचते हैं कि टॉप जगह पर जाना चाहिए। तो श्रीराम NSD रेपेट्री में तो एडमिशन मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन एज ए गेस्ट मुझे बुला लिया गया। तो वहाँ पे मैं अभी 3-4 नाटक कर चुका हूँ। वहाँ का लेवल और बढ़ाया। सब जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ बहुत बड़े डायरेक्टर्स, दिग्गज डायरेक्टर्स, वहाँ पे सारे प्रोफेशनल एक्टर हैं, सभी पास आउट है कहीं ना कहीं से, और बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो उनके साथ जब काम किया तो पता लगा कि क्या अभी तक छूट रहा था और मैं क्या नया सीख रहा हूँ और क्या तरीका हो सकता है काम करने का। तो अभी मैं NSD के साथ काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप फ्रीलांस काम करते हैं, आप जैसे कि आप थिएटर से आपने मीडिया के लिए भी कुछ काम करते आ रहे हैं, आप कर रहे हैं चालू आपने,
किया है, कुछ काम किया है। क्या दोनों में क्या समांतर है, किस तरीके से आप देखते हैं कि हाँ, कई कई लोग कहते थे वो थिएटर तो लाउड एक्टिंग होती है, लाउड परफॉर्मेंस होती है, जस्टर वोस्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और मीडिया में तो जस्ट आपको एक फ्रेम में सेट हो जाता है और उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ता है। क्या लगता है आपको दोनों का क्या है इनका? भाई अगर स्टेज की बात करूं और कैमरे की बात करूं तो खैर मैंने अभी बहुत ज़्यादा काम तो किया नहीं है। 1-2 डीडी के सीरियल के लिए मैंने पायलट शूट किया था, कभी मैंने 2-3 छोटी मोटी ऐड की। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्टिंग है और इमोशन आपके वही रहते हैं, कैरेक्टराइजेशन बेसिक्स जो है वो सब सेम है। लेकिन जो मेजर फ़र्क है वो क्या है कि आपको पता है आप स्टेज पर हो, तो एक स्टेज का अपना डायमेंशन होता है और 100-200-300 की ऑडियंस आपको देख रही है। सिर्फ आप पर फोकस नहीं है, आपके साथ साथ स्टेज भी देख रही है, आपके को एक्टर आपकी प्रॉपर्टी देख रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये काम आता है एक्सपीरियंस से। कैमरे में आपके ऊपर फ्रेम है, आप ही एक लौते एक्टर हो, जब आपका डायलॉग चल रहा है तो सिर्फ ऑडियंस आपको ही देख रही है और फोकस है पूरा। तो उसमें क्या होता है, आप ज़्यादा लाउड करोगे, हद पर ज़्यादा मारोगे, हिलोगे ज़्यादा, तो वो ऑड ही लगता है कैमरे पे। तो ये समझना पड़ता है और ये कोई बेसिक कोई ऐसे कोई गुरु मंत्र नहीं है कि ऐसे स्विच हो गया। ये काम कर करके एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि कैमरे में क्या डिफरेंस है और थिएटर में क्या डिफरेंस है। लेकिन बेसिक दोनों का सेम ही है, आपको सारी टेक्निक एक्टिंग की सेम है। आपको काम करना है तो आप कैमरे में भी वही करोगे, थिएटर में भी वही करोगे, बस फ़र्क हो जाएगा आपकी समझ और समझ आएगी एक्सपीरियंस से। पढ़ाई को आप किस तरह से देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे थिएटर मीडिया दोनों के लिए? क्योंकि जहाँ मुझे पता है कि स्क्रिप्ट को बात करें कि हम थिएटर में भी इंग्लिश में स्क्रिप्ट होती है, इंग्लिश थिएटर भी होता है, हिंदी भी थिएटर होता है, तो दोनों को लेके हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? लोग जैसे आते हैं कि मैंने 10वीं कर रखा है, मेरे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या जिसको हिंदी आती है वो सिर्फ हिंदी का काम, क्या फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो सीमित एक दायरे में काम कर रहा है, वो अपना दायरा बढ़ा पाएगा इस तरीके से? और पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे थिएटर और मीडिया के लिए? गौतम, पढ़ाई मैं तो सोचता हूँ सिर्फ थिएटर और मीडिया के लिए नहीं, हर प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी फील्ड में एक लेवल तक जाना है तो आपको उसके लिए एजुकेट तो होना पड़ेगा। या तो फिर जो दूसरा तरीका मुझे समझ में आता है कि आप फिर या तो अपना समय दो, कुछ साल दो, बात वही है, आप ट्रेनिंग करोगे तो भी आप अपना समय दोगे, लेकिन ट्रेनिंग में आप एक सिस्टमेटिकली तरीके से सीखोगे। जबकि आप फ्रीलांस करोगे थिएटर या कोई भी काम तो उसमें आपको समय ज़्यादा जाएगा। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही बात एजुकेशन की, और ये जो अभी हिंदी और इंग्लिश की बात चल रही है, लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लैंग्वेज में पूरी दुनिया में थिएटर होता है, तो लैंग्वेज का तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज एक अलग चीज़ है और एजुकेटेड होना एक अलग बात है। तो एजुकेशन हर फील्ड के लिए ज़रूरी है। जैसा कि किसी भी फील्ड, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करो, एक कोई इंजीनियर है तो वो अपने इंजीनियर के ग्रुप में ही बैठेगा, इंजीनियरों के साथ ही बात करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। लेकिन हमारा जो फील्ड है थिएटर एक्टिंग का, हमें हर तरीके के प्रोफेशनल से मिलना पड़ता है, हर तरीके के लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो आप जितना एजुकेटेड होगे, क्योंकि एजुकेशन आपका दिमाग खोलती है, आपकी जो समझ है वो बढ़ाती है। तो मीडिया और एक्टिंग में हमें कितने लोगों के साथ काम करना है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों के साथ काम करना है। तो जब हम एजुकेट रहेंगे तो उससे अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एजुकेशन के बिना कैसे है? जैसे कि इसका एक और बड़ा एग्जांपल ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाओ, किसी भी, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, आप IIT में जाओ तो आपको ऑलरेडी ग्रेजुएट होना चाहिए। 12th वाले को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक उसके पीछे एक रीज़न है, इंसान का जो डेवलपमेंट है माइंड का, बॉडी का, वो एक पर्टिकुलर समय के बाद ही होता है। तो एजुकेशन सिस्टम भी उसी पर डिपेंड करता है। 12 साल आप स्कूलिंग करेंगे, 3 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद मास्टर्स करेंगे। एक्टिंग में भी सेम यही है, आपने एक पर्टिकुलर एक जगह काम किया 3-4 साल, फिर आपको खुद समझ में आने लगती चीज़ें कि अब मुझे आगे कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है। लेकिन ये सोच कैसे आएगी? जब आप ठीक से समझेंगे और पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, नहीं तो आपको बात करने में भी झिझक होगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए। ये जैसे कि थिएटर में जब आप रहे इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा, मतलब आप 2000 कितना, कौन से सन में आए थे आप? मैं 2010 में मैंने एडमिशन 2010 में एडमिशन लिया था, आज 2020 है। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस, आपके एक दोस्त सर्कल भी बड़ा हो गया,
आपकी फिर मीडिया की चैन कैसे बनी, जैसे कि वहाँ पे ऑडिशंस के लिए कैसे आपको पता लगता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ कैसे पहुँचती है आप तक ना, कि हाँ कोई ऑडिशन चल रहा है, मुझे यहाँ जाके ऑडिशन देना है यहाँ के बारे में या इसके बारे में, कैसे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या है उसके पीछे एक राज जो कि आगे लोग। गौतम, ये भी वही बात करूँगा मैं, जितना मुझे समझ में आता है कि ये हर लाइन का सेम ही होता है। आप एक पर्टिकुलर आपने प्रोफेशन चुना, तो जब आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको उस लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप, मैं वही इंजीनियर वाला एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक IIT कर लिया, उसके बाद आप एक कंपनी में लग गए, तो आपको पता है कि अब दूसरी कंपनी में जाने के लिए आप उसी कंपनी के बीच में रह के आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप फिर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप अप्लाई कर पाओगे 10 जगह। सेम ऐसा ही है। मैं थिएटर मैंने 2010 में ज्वाइन किया, श्रीराम सेंटर। मंडी हाउस आना हुआ क्योंकि कहते हैं आर्टिस्ट का, स्पेशली एक्टर्स का गढ़ है मंडी हाउस। तो जब आप मंडी हाउस आते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं एक्टरों के बीच में ही, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स भी आते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी आते हैं, और बैक स्टेज के बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोडक्शन के लोग आते हैं। तो जब आपका उनसे धीरे धीरे संपर्क बढ़ता है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक किसी को एक्टर की ज़रूरत है तो वो सिंपल फेसबुक पे एक पोस्ट डालता है और उसके थ्रू हज़ारों लोग उनसे जुड़ते हैं कि हाँ मैं भी काम करना चाहता हूँ। और जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती है फेसबुक के थ्रू, तो हम जैसे आपस में टैग कर देते हैं एक दूसरे को कि हाँ इस कैरेक्टर के लिए गौतम को ले लो, या तुम बोलोगे इस कैरेक्टर के लिए नरेश को ले लो। तो आप जब काम करते रहते हो तो आपका एक दायरा बनना शुरू हो जाता है, वो चैन बनने वाली चैन, उससे इन्फॉर्मेशन अपने आप आने लग जाती है। और आजकल तो साइट्स हैं, आपको पता है, आप बॉलीवुड लिख दो, एक्टिंग लिख दो सिर्फ गूगल पे, तो तमाम चीज़ें हैं। फिर प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर से लेके कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर और वेन्यू कहाँ कहाँ स्टूडियोज़ हैं ऑडिशन के लिए, तो वो सब टाइम के साथ साथ सब इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने थिएटर और मीडिया को लेके एक चैन वाली बात बोली, इसमें भी लोगों के सवाल होते हैं, जैसे कि हमने पैसे दे के हमें कई जगह बुलाया जाता है काम सीखने के लिए, जैसे कि अकेडमीज़ की बात करूँ जो प्राइवेटली जो बुलाते हैं कि हम आपको काम देंगे, उनके बाद कैसे वो सही होते हैं कि गलत होते हैं, जो पैसे लेके कहते हैं कि हम आपका ऑडिशन करवाएंगे, आपको सीरियल मिलेंगे या मूवी मिलेगी। सही है गलत है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जो ये समझ में आया है कि आज तक मैंने तो नहीं सुना 7-8 साल में कि कहीं पे पैसा दे के ऑडिशन हो रहा हो। हाँ होते हैं, हुए हैं, मैं भी 1-2 बार पहुंचा हूं वहां तक, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब निचोड़ निकाला इस बात का तो समझ में यही आया कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि हम आर्टिस्ट का डाटा कलेक्ट कर लेंगे, जो कि आजकल किसी भी प्रोफेशनल का डाटा आसानी से मिल जाता है। तो वो आर्टिस्ट की लिस्ट निकालते हैं और उसमें से रेंडमली कॉलिंग करते हैं। तो वो पहले आपको कहते हैं कि हाँ ऑडिशन है या हम आपको काम देंगे। तो नेचुरल है, जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप सोचते हो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप पहुंचते हो, आपको वहाँ जाके आपका ऑडिशन भी लिया जाता है, फिर आपको पता लगता है कि वो सामने जो पर्सन आपका ऑडिशन ले रहा है वो खुद आपको कहता है कि हाँ आप में ना कुछ कमियाँ हैं जिनको आपको सुधारना है, आपको पॉलिश करना है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक्टिंग में। तब फिर आपका दूसरा लेवल शुरू होता है, फिर आप कहते हो कि हाँ एक्टिंग की तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। फिर वो आपसे डिमांड करते हैं पैसे की कि देखो हमारा ये इतने टाइम का कोर्स है, इसका इतना पैसा है, आप ये ट्रेनिंग ले लोगे तो आप बेहतर एक्टर बनोगे तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। तो ऐसे भी कुछ लोग ये तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने आज तक नहीं सुना कि पैसे लेके कभी भी ऑडिशन होते हैं, और हो तो मुझे नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, आप एक प्रोडक्ट हो, तो आप पैसे दे के काम कैसे मिल सकते हैं। जैसा कि आप बता, नए बच्चों को हम पे कॉल आते हैं, अनुज ऑर्मल पे जो आर्केजेट कहते हैं कि हमें थिएटर ज्वाइन करना है, आप हमें बताइए, हमारे इधर बताइए। जैसे महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो उनको जैसे कि उनको पता नहीं लगता उनके शहर में है या नहीं है, और वो कहता है कि हम दिल्ली आ जाएंगे, हम दिल्ली ज्वाइन करेंगे, आप बताइए, या हमें किसी और ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, या हम घर पे रह के क्या काम करें जो कि हम घर पे रह के सीखते रहें, कुछ ऐसा बताइए। नए लोगों के लिए यही है, चाहे वो किसी भी शहर से है, आजकल थिएटर इतना फैल चुका है और अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। दिल्ली से लोग सीख के जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोग जिस भी स्टेट के होते हैं वो सीख के जाते हैं। वो अपने स्टेट पे बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, गुजरात से लेके हर जगह, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह प्रोफेशनल लोग हैं, काम कर रहे हैं। बस आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, स्कूलों में जाके पता कीजिए थिएटर कहाँ हो रहा है, अपने दोस्तों में, फेसबुक पे भी आप अगर डाल दें, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई ना कोई आपको बता देगा। अब आपको पता तो चल गया आपके शहर में थिएटर कहाँ कहाँ हो,
फिर आप जिनका इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, आप उनके बारे में भी थोड़ा सा सर्च करो कि वो कहीं से ट्रेंड है या नहीं है, कितने साल से थिएटर कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो ना किसी नए आदमी के हाथ में आप लग जाओ तो आपका समय बर्बाद हो। तो ऑप्शंस बहुत हैं, और जब वो सवाल कर रहे हैं आपसे तो आपका नंबर उनके पास है, उनका नंबर आपके पास है, हम लोग दिल्ली में हैं, तो एक आपका एक कॉमन नंबर होगा ही आपके प्रोडक्शन हाउस का। तो आप बोल सकते हैं कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प करते हैं आपके शहर में आपको बताने के लिए थिएटर कहाँ करना है, कैसे करना है। और शुरू में दिल्ली आने से पहले अपने ही शहर में थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 साल कीजिए, आपकी समझ आपको समझा देगी कि आप कितने पानी में हैं। वहाँ थिएटर कीजिए, उसके बाद दिल्ली आइए, क्योंकि दिल्ली का थिएटर सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है और मैं मानता भी हूँ। तो लेकिन बेसिक पता होगा तो आप यहाँ बेहतर काम कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ भी आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए कहोगे दिल्ली आके भी या बॉम्बे जाके भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो शुरुआत घर से ही होती है, घर पे काम कीजिए, वहाँ अपने शहर में रहिए, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। और नहीं तो आप लोग हैं, हम लोग बैठे हैं, अगर किसी को ऐसा क्यूरी है कहाँ नहीं मिल रहा है किसी को कुछ, तो आपसे कांटेक्ट करें, हमसे करें। जैसे कि आप श्री राम सेंटर से पास आउट हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, अगर किसी को यहाँ पे एडमिशन लेना है, किसी को कुछ सीखना है, क्योंकि ये तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे आ सकते हैं लोग, पैसे दे के सीख सकते हैं। क्या है इसका प्रोसेस, क्या है अलग अलग जो कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। गौतम, अभी श्री राम सेंटर का जो 2 साल वाला कोर्स था जो मैंने किया था 2012 में, वो अभी 1 साल का रेगुलर कोर्स बना दिया उन्होंने। वो उसकी रेगुलर क्लासेस होती है हफ्ते में 5 दिन, और अभी जो फीस है मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार रुपये महीना है। और इसके अलावा इनका एक वॉइस एंड स्पीच की वर्कशॉप भी होती है, वो बहुत अच्छी वर्कशॉप है, समीप सर लेते हैं, हमने भी उन्हीं से सीखा है, वो भी बहुत बेहतर विकल्प है। और एक वीकेंड कोर्स होता है इनका 3 महीने, उसमें मिनिमम 15-16 हज़ार या 20 हज़ार के आसपास फीस है। वो 3 महीने का कोर्स है, उसमें आपको बेसिक्स के बारे में बताया जाता है थिएटर के, और एक प्रोडक्शन होता है लास्ट में, जिससे आपको पता लगता है 3 महीने में आपने क्या सीखा, तो आपको स्टेज पे आने का मौका मिलता है। तो नए लोगों के लिए वो भी अच्छा है जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो वीकेंड कर सकते हैं शुरुआत, अगर पैसे वैसे की दिक्कत हो तो। क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया रेगुलर 1 साल का जो कोर्स है उसकी फ़ीस ही 5 से 6 हज़ार रुपये है, तो वो सबके लिए शायद अफोर्ड करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अगर आज के डेट में मैं करता तो मेरे लिए भी नहीं होता। तो लेकिन जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा NSDA फ्री में कोर्स है, लेकिन वो 3 साल आपको रेगुलर देने हैं। फिर मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल है भोपाल में, MPSD जिसको बोलते हैं, हिमाचल मंडी में एक इंस्टीट्यूट है, और NSD के कुछ सेंटर्स खुले हुए सिक्किम में हैं, और आपका इलाहाबाद में खुला है, जहाँ 1-1 साल का NSD का कोर्स है, और रेगुलर आप अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ NSD फैकल्टी के साथ आप काम करते हैं, सीखते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन बहुत है, बस थोड़ा सा मेहनत करें, सर्च करें, समझ में आ जाएगा। और जैसा कि ये मैं जानना चाह रहा था कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं, कि आपका आइडियल कौन है, आप किसकी वजह से थिएटर में इन्फ्लुएंस हुए, या एक्टिंग को लेकर इन्फ्लुएंस हुए कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे मेरे को और कुछ क्यों नहीं करना है। अब मैंने सुना है हर एक इंसान के बहुत सारा टैलेंट होता है, वो है ना अपने आप को किस तरह से गाइड करता है कि हाँ मैं गिटार बजाना भी जानता हूँ, मेरे को ढोलक भी आता, तबला भी आता है, या आप तो मेरे को पता है आपका एक टेक्निकल काम है जो आप उसमें भी माहिर हैं, बट आप वो भी साथ साथ करते हैं, और बट ये भी कर रहे हैं थिएटर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मैं यही कहता हूँ, बचपन से ही जब से होश संभाला है कि मेरा अपना, शायद सबका ही होता होगा कि जो अपने को पसंद आता है चीज़, जिसमें इंटरेस्ट होता है इंसान को, वही काम करना चाहिए, आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जब मुझे थिएटर वेटर के बारे में समझ में आया, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं बचपन में पेंटिंग बहुत किया करता था, मैं अपने स्कूल की तरफ से बहुत कॉम्पिटिशन में गया हूँ, मैं बाल भवन वहीं से जुड़ा, फिर थिएटर से जुड़ा। तो आप एजुकेशन थिएटर में आने के बाद यही सब चीज़ें रह जाती हैं कि आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक रही आइडल की बात, तो वो जब शुरुआत हुई मेरी थिएटर की, जब स्कूलिंग में थे तो बचपन में था, तो एक होता है, तो हम फिल्में ही देखते थे, तब तो थिएटर पता नहीं था। तो शाहरुख खान साहब बड़े पसंद आते थे, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते थे मैगज़ीन में, अखबार में, कि वो बेसिक जगह से है, नॉर्मल हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो वो चीज़ भी कनेक्ट करती थी अपने आप में। फिर जब जैसे जैसे इस फील्ड में आ गए हम लोग थिएटर में, मैंने बताया ना, जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती है आपका दिमाग बढ़ता है, तो आप और लोगों के बारे में भी पता करते हो, और लोगों को भी देखते हो। तो अक्षय कुमार साहब जो पहले एक्शन करते थे, अब उन्होंने सीरियस फिल्मों की तरफ रुख कर लिया कॉमेडी के बीच में, तो उन्होंने भी अपने आप को बदला, डेवलप किया। तो फील्ड में आने के बाद आपको समझ में आता है ठीक है वो एक आइडल था आपका, लेकिन और भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं।
फिर थिएटर की बात करो तो नसीर साहब, ओमपुरी साहब के बारे में सब जानते हैं, इरफान साहब हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी राजकुमार राव का काम मुझे आयुष्मान खुराना का बहुत अच्छा लगता है काम। थिएटर के ये लोग हैं। खैर मेरे फेवरेट तो थिएटर की मैं बात करूँ तो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब ही हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनका बहुत काम देखता हूँ। मैंने उनके सारे इंटरव्यूज़ देख चुका हूँ लगभग। तो आइडल तो आपके बन ही जाते जब जैसे जैसे आपको समझ में आता है। एक चीज़ ये कि जैसा कि आप बहुत लोग, आपका अपना प्रोफेशनल एक काम भी है, आप उसके साथ साथ इसको भी करते आए हैं कि आपने कभी ना उसको छोड़ा ना आपने इसको छोड़ा जब से इस फील्ड में आया। ऐसा तो नहीं था कि क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता। आपको पता है थिएटर ज्वाइन करने के लिए हर कोई एक फ़ीस मांगता है कि हम आपको सिखाएं कि ये एक फ़ीस है, आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा तब आओ आप आ पाओगे। कि आप तो दोनों काम कर रहे थे, आप क्योंकि आप एक कंपनी में काम करते थे। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, मैं तब से आपको जानता हूँ कि तब भी आप वो काम कंपनी से छोड़ने के बाद भी, उसके बाद भी आप काम करते रहे और अपना काम भी चलता रहा। फिर आपने थिएटर का कोर्स भी किया, फिर आपने इतनी जगह काम भी किया। दोनों कैसे मैनेज कर रहे थे आप कि एक प्रोफेशनल काम भी करना, क्योंकि आपको घर भी देखना आपने, और एक फिर एक अपना जो आपका इंटरेस्ट था, पैशन था बचपन से, कैसे आप उसको कैरी कर रहे थे? गौतम, दोनों चीज़ें मैनेज करना तो खैर बहुत मुश्किल होता है। बाकी जैसा कि तुमने बोल ही दिया कि पैसा भी एक बेसिक ज़रूरत है जीवन की, अगर आपको जिंदा रहना है और फैमिली को देखना है। तो वो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था वो मैं इसलिए नहीं छोड़ पाया और छोड़ पाता हूँ क्योंकि घर उसी से चलता है। हाँ, ये ज़रूर है, मैनेज करना दोनों को बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि थिएटर में बहुत सारा समय चला जाता है, उस काम के लिए समय नहीं बचता। लेकिन यही है कि जब आपको किसी चीज़ का जुनून होता है, किसी चीज़ का पैशन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे स्पेंड करते हैं। आप दोनों में बैलेंस करते हैं कि चलो मैं 4 घंटे तो थिएटर करूँगा लेकिन 2 घंटे इसको भी दूँगा। तो कहीं ना कहीं वो होता है, जब थिएटर से फुर्सत मिलती है तो मैं उस तरफ चला जाता हूँ। हालांकि ये माइंड में रहता ही है मेरे। तो वो काम ज़रूरी था करना और आज तक भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि थिएटर में इतना पैसा है नहीं। बाकी मैनेज करने वाली बात है तो वो आपका पैशन है जो आपको गाइड करता है और कोई जादुई चीज़ नहीं है, वो अंदर से आती चीज़, जज्बा। और वो किसी भी काम के लिए, लोग, हम तो 2 काम की बात कर रहे हैं, लोग तो मैंने सुना 10-10 काम करते हैं और सब मैनेज करते हैं। क्योंकि वो ये इस बात की मुझे जो इंस्पिरेशन मिलती है क्या है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि टाटा बिरला हो या एक आम इंसान हो, घंटे 24 दोनों के पास है। अब वो आप अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हो, वही आदमी आगे बढ़ता है। अब जैसे आइडल की बात की, शाहरुख खान साहब, अभी बहुत कुछ मैं सुनता हूँ सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 4 घंटे, इतना बड़ा आदमी 4 घंटे सोता है और इतने लंबे टाइम तक काम करता है। तो तभी वो शायद वहाँ पर है कि उन्होंने अपना आराम को त्यागा और उनको ये लगा कि मेरे लिए लाइफ में ज़रूरी क्या है। तो जब आप ठान लेते हो कि मेरे लिए ये काम ज़रूरी है तो फिर समय सीमा नहीं रह जाती, फिर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो और किसी भी चीज़ को मेहनत से करोगे और टाइम दोगे तो फिर एक ना एक दिन तो उसमें सक्सेस तो मिलेगी। अभी मैं उस काम की बजाय थिएटर से भी ठीक ठाक कमाने लग गया हूँ, मतलब जितना मैं उसमें कमाता था अब मैं वो थिएटर से कमा लेता हूँ। तो ये मेरे 7-8 साल का मेहनत तो है, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। और रही बात कि यही क्यों, तो मैंने कहा ना, इंटरेस्ट की बात है। आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट हो, आप वो करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, चाहे समय लगे। ये थे आज हमारे साथ नरेश भाई, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हम लोगों को, इतनी सारी बातें बताई कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे कैसे चीज़ें, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, देखिए, पता कीजिए, बातें कीजिए और RKZ के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपके साथ हम नए नए एक्टरों के साथ और भी बातें करेंगे और भी नई चीज़ें जानेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हमारे साथ नरेश भाई हैं जो कि उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे। तो मैं उनसे कहूँगा कि ज़रा आप ऑडियंस को हमारे कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी गौतम जी की आवाज़ में सुनी सारी बातें, इन्फॉर्मेशन, अभी आप इंटरव्यू भी देखेंगे, तो RKZ थिएटर ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कोई भी सवाल हो, जिसको जो भी डाउट हो, वो आप हमें लिख के भेजिए ना, और ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।